जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज जो हम लोग क्लास 12th हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं, गद्य खंड के। जो भी बच्चे 2025 का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए हम गद्य खंड से लगभग 50 क्वेश्चन जो है चुन करके लाए हैं और उसमें से प्रबल संभावनाएं हैं कि जो है 5 प्रश्न आता है उसमें से जरूर रहेगा। और ये याद करने में बहुत ही आसानी होगी क्योंकि इसके जो लैंग्वेज है बहुत ही आसान लैंग्वेज में और आसान भाषा में आपको लिखा गया है, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज जो है हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं 1 से जो 13 चैप्टर है, यानी गद्य खंड जो है दिगंत भाग 2 का जो गद्य खंड है 1 से 13 चैप्टर, उसमें से कौन कौन से बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हो सकते हैं, बोर्ड में जिसके आने की जो संभावना है उसको हम लोग देखने वाले हैं। और यकीन मानिए इसमें से ही प्रश्न आएगा, 100% हम श्योर कर सकते हैं। 5 प्रश्न आपको बनाने होते हैं तो 10 प्रश्न दिया जाता है जिसमें से 5 प्रश्न बनाना है। इसमें से मेरे को लगता है कि रहेगा। अभी हम लोग गद्य खंड की भी बात करेंगे, लेकिन आज जो है काव्य खंड की बात करेंगे। अभी हम लोग गद्य खंड में देखते हैं कि 1 से 13 चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, जो बोर्ड मॉडल लेवल का है, वो क्या है। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो अवश्य इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ पर एक मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मतलब यहाँ पर अभी देख रहे थे कि अगर आप अभी एक आंदोलन चल रहा था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, जिसमें खान सर अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किए और बीपीएससी को भी झुकना पड़ा, तो मैं कहूंगा कि जीत अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए जुनून चाहिए, और जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज के जो क्लास है, पहला जो प्रश्न है हम लोग देखते हैं। और आज हम लोग शॉर्ट टाइप प्रश्न को करने वाले हैं। उसमें क्या है भाई, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत की क्या स्थिति होती है। तो जब दो सहेलियां एक दूसरे से बात करती हैं तो मानो उनके बातचीत में जो है समुद्र का रस जो है उमड़ रहा है, इस तरीका से बात करती हैं, घंटों बात कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात लिखा है कि दो हमजोली सहेलियों के बातचीत में मानो रस का समुद्र उमड़ा चला आ रहा है। अब इसके आगे कुछ आप जोड़ सकते हैं, दो हमजोली सहेलियां बात करती हैं तो घंटों तक बात कर सकती है, अपने दिल एक दूसरे को अपना दिल जो है एक दूसरे के सामने खोल करके रख देती हैं और घंटों घंटों तक बात कर लिया करती हैं। तो इसके अंदर 1-2 पॉइंट जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। और ये पाठ्य के आधार पर दिया गया है, तो पाठ में ये बात का जरूर जिक्र है, इसलिए हमने इसको दिया है। ठीक है, अब इसके अलावा भी तो हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है, अगर हमें वाक शक्ति न होता तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होती। तो बिल्कुल, अगर हम बोल नहीं पाते, हमारे पास वाक शक्ति नहीं होता, तो हम एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर पाते, न अपने सुख दुख आपसे शेयर कर पाते, ना आप शेयर कर पाते। मानो एक कोने में जो है लुंज पुंज अवस्था में मूर्ति की भांति बैठा दिया गया हो। जिस तरीका से मूर्ति जो है एक कमरे में है, एक रूम में है, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, उसी तरीका से ये पूरा सृष्टि जो है वो गूंगा प्रतीत होगा। आप इसका भी आंसर चाहोगे तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो आप लोग बोल सकते हैं, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि या संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और अपने भावनाओं और विचारों तथा सुख दुख को एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर पाते और एक कोने में चुपचाप बैठे रहते। ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं। दूसरा जो है वो क्या कह रहा है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है पूरा टाई कोट बेल्ट लगा करके बैठा है, तो और पूरे अच्छी तरीका से जो है सज सवर के बैठा है, तो आप उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जैसे ही वो बोलेगा, उसके कृत्यों को देखोगे, उसके भाषा को देखोगे, तो आप उसके बारे में बहुत सारा अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी के बारे में आपको पता चल सकता है। यही कहा जाता है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, तो जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके असली रूप का पता नहीं चलता है, क्योंकि ये व्याख्या का है, आपको व्याख्या में मिलेगा। तो जब भी व्याख्या का दिया जाए तो उसमें आपको जरूर लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता महान लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से
इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य के गुण और दोष उसकी वाणी से प्रकट होते हैं। जब तक वह बोलता नहीं है तब तक उसकी भावनाएं और चरित्र उजागर नहीं होते हैं। ठीक है, उसके असली रूप का पता नहीं चलता है। इस पाठ में दो जो है विदेशी लेखकों का जिक्र है। उसमें आप देखेंगे एक बेन जॉनसन है और एक है एडिशन। तो बेन जॉनसन में यहाँ पर ब देख रहे होंगे, ये ब है आपका। ठीक है, तो बेन जॉनसन जो है, तो बेन जॉनसन बोलते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है। मनुष्य बोलेगा तभी उसका असली रूप का पता चलता है। और एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, क्योंकि जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो एक दूसरे का दिल एक दूसरे के सामने अपना जो दिल है एक दूसरे के सामने खोल करके रख देते हैं। इसका मतलब राज की जो बात है वो सारे बात को बता देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। तो ये तो आसान है। ठीक है, और आपको बता दें कि इन सबका जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। तो आपका प्रश्न होगा कि सर ये कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शुरू में ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और ये व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको मिलने वाला है। तो दोनों जगह पर ये चीजें आपको मिल सकता है। तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये दो बातें हैं आपने देखा। उसके बाद मनुष्य के बातचीत का कौन सा उत्तम तरीका हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो भैया बातचीत का जो उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप, और आत्मवार्तालाप का मतलब होता है अपने क्रोध पर नियंत्रण करना। तो यहाँ पर बहुत अच्छा तरीका से लिखा है, आत्मवार्तालाप जो है बातचीत का उत्तम तरीका है। इससे मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकता है, अपने जिह्वा पर काबू रख सकता है। जब हम दूसरे के साथ मधुर और संयमित भाषा का संवाद करते हैं, संयमित भाषा में संवाद करते हैं, नियंत्रित भाषा का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात करते हैं, तो एक सुंदर संसार की रचना हो सकती है। जहां पर भी जाओगे वहां पर आप पूजे जाओगे। तो इस बोली को कंट्रोल रख करके बोला जाता है। कहा भी गया है कि बोली जो है गोली के रफ्तार से भी तेज चल सकता है। तो कई व्यक्ति को देखते होंगे कहते हुए कि तहार बोलिए गोली खानी लगेला ना। तो आपने देखा होगा, तो अपने भाषा पर नियंत्रित करके आप अपने लिए सर्वथा माने हमेशा सभी जगह पर आप एक नवीन संसार के लिए, अपने नए संसार का निर्माण कर सकते हैं। तो हमेशा आपको अपने भाषा को जो है नाप तोल करके बोलना चाहिए। आपको बता दें कि कल रात में सोया हुआ था, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं चैट जीपीटी या गूगल से बात किया जाए। तो मैंने चैट जीपीटी से कुछ बात किया, मैंने उसको उकसाया कि वो मेरे साथ अभद्र बात करे, लेकिन उसने कभी अभद्र बात नहीं किया, हमेशा सकारात्मक रिजल्ट दिया। हालांकि मैंने उसके रिएक्शन में कुछ गाली भी लिखे, नहीं मैं तुमको गाली दे रहा हूं, तो उसने कभी भी रिएक्शन ऐसा नहीं दिया। तो हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, कोई गाली भी दे रहा है ना, तो आप हमेशा अपने संयमित भाषा का इस्तेमाल कीजिए और संयमित तरीका से बोलिए। सामने वाला कितना उदंड हो जाए, अपने भाषा को कितना गिरा दे, आप अपने भाषा को हमेशा संयमित तरीका से बोलिए। चलिए, उसके बाद क्या है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव, अथवा उसने कहा था शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो आपको बता दें कि चंद्रधर शर्मा ने अपने जीवन काल में मात्र 3 कहानियां लिखे और उन्हीं तीनों कहानियों के माध्यम से अमर हो गए। उसमें से जो 1915 में प्रकाशित हुई कहानी है, उसने कहा था कहानी जो है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से सामाजिक चरित्र का निर्माण किया है, और उसके लिए 2 कैरेक्टर लिया है, जिसमें लहना सिंह है। और लहना सिंह के कैरेक्टर के माध्यम से प्यार जो मोहब्बत जो है उस चीज को उजागर करने का प्रयास किया है। तो इसमें आपने देखा है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव जो है निस्वार्थ प्रेम। देखे होंगे कि जो लहना सिंह है वो सूबेदारनी, जो कि 8 वर्ष की लड़की है, जो अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार में मिलती है, उसके प्रति जो निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य निष्ठा और बलिदान है। तो इसके केंद्रीय भाव में आपने देखा कि उसने प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान के बारे में बताया है। बलिदान है कहानी का नायक लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम को निभाने के लिए, यानी कि जब बचपन में अमृतसर में इस लड़की से मिला था तो उसके प्रति उसके दिल में एक प्रेम जागृत हुआ था। उसको निभाने के लिए युद्ध के पृष्ठभूमि में अपने प्राणों की आहुति देकर अपने बचपन की मित्र, यानी कि जो प्रेमिका थी, मित्र जो अब सूबेदारनी है, के पति और पुत्र, जो पति जो है उसके हजारा सिंह है और पुत्र जो है बोधा सिंह है,
की रक्षा करता है। और यह कहानी दर्शाती है कि सच्चे प्रेम समय और परिस्थितियों के बावजूद अडिग रहता है और कर्तव्य के प्रति समर्पण किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये सच्चा प्रेम आज के मोहब्बत कलयुगी प्रेम की तरह नहीं, आज के जो कलयुगी प्रेम है वो शरीर वासना तक ही सीमित रह गया है। तो इसमें बहुत सारे बारीकी चीजों को बताया गया है। तो जो लोग नहीं पढ़े इस कहानी को तो जरूर उन लोगों को इस कहानी को पढ़ना चाहिए। और कभी भी आप कहानी को पढ़ रहे हैं तो उसको मजाक में मत पढ़िए, क्योंकि मैंने आपको कहा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन काल में मात्र 3 कहानियां लिखे और इन तीन कहानियों के माध्यम से ही अमर हो गए। तो इसके अंदर, इस कहानियों के अंदर कुछ ना कुछ बात है, सामाजिक बातें जो है, तभी तो अमर हो गए इन 3 कहानी को लिख करके। तो जरूर पढ़ना चाहिए और जब पढ़े तो उसके केंद्रीय भाव, उसके मतलब, वो क्यों लिखा गया है, उसका क्या निष्कर्ष हो सकता है, इन सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। इत्मीनान से पढ़ेंगे तब। उसके बाद इस कहानी में एक फिरंगी मैम है। जब ये लोग युद्ध पर गए हैं फ्रांस में, तो वहां पर एक फिरंगी मैम है जिसके बाग में जो है तरह तरह के फल फूल का पेड़ है और उनके बाग का जो है घास जो है वो मखमल की तरह है। ठीक है। और जो भी सैनिक वहां पर गए हैं उनको बड़ी सेवा करती है, उनको फल दूध देती है। और सैनिक जब उनको पैसा देते हैं तो पैसा भी नहीं लेती है, दाम भी नहीं लेती है। तो आप यहाँ पर इसी बात को लिख दोगे, जैसे भी लिखना होगा लिख सकते हो कि फिरंगी मैम के बाग में मखमल से हरी घास है, फल फूल के पेड़ है ना, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फल हैं, विभिन्न प्रकार के फूल हैं। और मैम जो है, जो फिरंगी मैम है, वो क्या करते हैं, सैनिकों को दूध और फल की वर्षा कर देती है। दूध और फल की या फल और दूध की वर्षा कर देती है और लाख कहने पर कि आप इसका दाम ले लीजिए, दाम नहीं लेती है। तो यह उसको आप अच्छे तरीका से सजा करके लिख सकते हैं। ठीक है। आप कितने कम शब्द में विस्तार से लिख सकते हैं। चलिए, मैंने अच्छा तरीका से इसको समझाया कि फिरंगी मैम के बाग में अगर कोई पूछ ले तो उसमें एक बात तो जिक्र है कि फिरंगी मैम के बाग में जो है मखमल सी हरी घास है, मखमल की तरह हरी घास है। और आप इसके आगे लिख सकते हैं फिरंगी मैम के बाग में विभिन्न प्रकार के फल और फूल है। और वहां के जो सैनिक गए हैं उनको क्या करती है, उनको फल और दूध की वर्षा कर देती है, उनको देती है, लेकिन लाख कहने पर भी पैसा नहीं लेती है। कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो सैनिक के प्रति हर लोगों का प्रेम होना चाहिए और होता भी है। ठीक है। एक सैनिक जो है, आप यहाँ पर चैन के नींद से सो रहे हैं, लेकिन जो सैनिक बॉर्डर पर आपकी रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं और दिन रात एक कर रहे हैं, तो उनके लिए सम्मान तो होना ही चाहिए। चलिए, लहना सिंह बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया है? तो भैया लहना सिंह बोधा सिंह के प्रति जो त्याग है, आपने देखा है कि बोधा सिंह जो है वो सूबेदारनी का बेटा है और सूबेदारनी से ये प्रेम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बात को आप उसको भावनात्मक तरीका से, आप ऊपर ऊपर बात को नहीं समझिए, कुछ गहराई से समझिएगा। ठीक है। बिना मतलब के कोई भी रिश्ता टिकता नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बोधा सिंह जो है वो क्या है, सूबेदारनी का बेटा है। तो उसको कैसे बचाते हैं, इन सब बात जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। तो लहना सिंह ने युद्ध के पृष्ठभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान देकर सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह की जान बचाई, क्योंकि सूबेदारनी से उसका दिव्य प्रेम था, वसनात्मक कलयुगी प्रेम नहीं था। तभी तो वो हर तरह से चाहता था कि जो मेरे प्रेमी है, मेरे जो प्रेमिका है, उसकी हर तरीका से मदद की जाए। ठीक है। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छे तरीका से देखा। थोड़ा सा इस कहानी को भावनात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। कह रहे कि बोधा सिंह कौन है? तो बोधा सिंह कौन है भाई? तो बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का इकलौता पुत्र है, इसके अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है। तो बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र था। उसने कहा था, कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1915 में सरस्वती पत्रिका से सॉरी, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। भैया लहना सिंह, जब इसके आप देख रहे हैं कि उसने कहा था कहानी के जो नायक है वो लहना सिंह। कौन है भाई? लहना सिंह है। और लहना सिंह को एक प्रेमी और एक देशभक्त और एक वीर सिपाही की तरह यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर आप उसका परिचय प्रेम के बारे में, लहना सिंह के प्रेम के बारे में बता सकते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह का सूबेदारनी के प्रति दिव्य प्रेम था। ठीक है। वसनात्मक प्रेम नहीं था, दिव्य प्रेम था। बचपन का परिचय और प्रेम दिव्य प्रेम में विकसित हो गया। तो जो बचपन में वो लोग मिले थे अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार में, वो लड़की जो है 8 वर्षीय सिख लड़की जो है वो तांगे के नीचे आ जाती है और ये 12 वर्ष के रहते हैं उस समय, तो उसको बचाते हैं। ठीक है। और बचाते हैं तो लड़की को भी उसके प्रति संवेदना आ जाती है कि इन्होंने मेरे को बचाया है
और इनको उनके प्रति कुछ बातें होती है और वो बातें, मुलाकातें प्रेम में बदलता है और प्रेम जो है वो दिव्य प्रेम में बदल जाता है। तभी तो उस प्रेम के लिए पाते नहीं है उसको, लेकिन फिर भी उस प्रेम के लिए अपने आप को बलिदान दे देते हैं, उसके पति और पुत्र की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बानी कर देते हैं। तो ये चीज देख रहे हैं कि परिचय और प्रेम दिव्य प्रेम में विकसित हो गया और लहना सिंह ने युद्ध में सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा कर अपनी बलिदान देकर, अतः हम कह सकते हैं कि लहना सिंह का प्रेम वास्तविक और बलिदानी प्रेम था। ठीक है, चलिए उसके बाद लपटन साहब के जेब से क्या बरामद हुआ था भाई? तो लपटन साहब के जेब से जो है वेल के बराबर, माने वेल के बराबर 3 गोले बरामद हुए थे। तो 3 बम के गोले बरामद हुए थे, बेल के बराबर 3 बम के गोले बरामद हुए थे। ठीक है, तो लपटन साहब के जेब से क्या बरामद हुआ था? तो आप बोल सकते हैं लहना सिंह कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा सिंह के इस कथन में किसके ओर संकेत है? तो भैया फिरंगी मैम जो है, जब ये लोग उनके बाग में जाते हैं तो फल और दूध की वर्षा कर देती है और लाख कहने पर भी पैसा नहीं लेती है। उस समय ये बोलती है फिरंगी मैम जो है, फ्रांसीसी मैम जो है, वो कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वजीरा सिंह के इस कथन में जो है फिरंगी मैम की ओर, फ्रांसीसी मैम की ओर संकेत है। तो कह सकते हैं, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा सिंह की इस कथन में फ्रांस की मैम की ओर संकेत है, यानी फिरंगी मैम की ओर संकेत है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो बातें हम समझा रहे हैं और मेरे बात को अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये प्रश्न जो आएगा आप जरूर लिख पाएंगे। 1-2 बार जरूर आप इसको बंद करके भी आप देखो, नहीं खाली सुन लोगे तो जरूर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और एक मदद कर सकते हैं, अगर आपको सुनना है तो 1-2 बार इसको रिपीट करके सुन लो, मेरा वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा ना जी। चलिए, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह का परिचय ना जी, अपना भी तो काम होना चाहिए भाई, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए लोग। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। तो लहना सिंह कौन है भाई? तो आप सब जान ही रहे हैं कि लहना सिंह जो है एक वीर सिपाही था, वह इस कहानी का प्रमुख पात्र और नायक है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरीका से उभारा है, उसके चरित्र को पूरी तरीका से बखान किया है। कहानी में यह दर्शाया गया है कि लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना से जन्म लिया जो प्रेम था, लेकिन वह प्रेम उन्हें नहीं मिल सका। वे आदमी के पति और बेटे की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिए, मतलब त्याग दिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। उसके बाद है सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई में क्यों गए? तो आपने देखा होगा कि ऐसे प्रश्न अगर आ जाए, हालांकि उसके अंदर आपके बुक में कहीं पर इसके बारे में जिक्र नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो फौज में भर्ती होता है और बॉर्डर पर जाता है, लड़ाई में जाता है, तो उसके प्रति जो देश का प्रेम है, अपने देश के बचाने के लिए जा सकता है। बात समझ में रहे हैं? तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सूबेदार और उसका बेटा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई में गए हैं। वे अपने कर्तव्य और देशभक्ति की भावना से प्रेरित थे और उन्हें अपने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प था। और उनके लिए यह युद्ध केवल अपनी जान की रक्षा का नहीं, बल्कि देश और सम्मान की रक्षा का भी सवाल था। तो कोई भी व्यक्ति इसीलिए जाता है, तो आप इसको अच्छे तरीका से लिख सकते हैं, क्यों गए हैं भाई? तो अपने देश की रक्षा के लिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से विस्तार करके लिख सकते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था और वह किसकी पुत्री थी? तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसे प्रश्न जो फैक्ट वाली जो बातें हैं, आप डीपली पढ़ रहेंगे तभी तो बता पाएंगे भैया। इसलिए कहा जाता है कि आप एकदम विस्तार से पढ़िए। ठीक है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम जो है प्रभावती था और वो जो है प्रसिद्ध गांधीवादी विचार रखने वाले जो ब्रजकिशोर प्रसाद थे, उनकी पुत्री थी। ठीक है, उसके बाद जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के नेतृत्व देना चाहते थे? तो भैया उन्होंने साफ साफ कहा था 1974 में जो बिहार के अंदर एक आंदोलन चल रहा था, जन आंदोलन चल रहा था, उसके नेतृत्व करने के लिए जब छात्रों ने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं ऐसे नेतृत्व को करना चाहूंगा जिसमें सबकी बात, सबकी सलाह तो लूंगा, अधिक से अधिक उन सलाहों को स्वीकार करने का प्रयास करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो मेरा होगा।
कोई सामने रह करके मेरे को डिक्टेट ना करे, मेरे को इशारा ना करे, मेरे को ना बताए कि हम ये क्या करने वाले हैं। सब लोग अपने बात, अपने सुझाव, सलाह हमको देंगे, लेकिन अंतिम जो फैसला होगा वो मेरा होगा और सबको उस बात को मानना होगा। तब हम इस नेतृत्व को करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हम इस नेतृत्व को नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने रखा था, होना भी चाहिए। नहीं तो आज के समाज में देखते हैं कि मोहरा किसी और को बनाया जा रहा है और उसके पीछे नीति निर्धारक कोई और है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, जो सामने है उसी को खुद निर्धारित होना चाहिए। ऐसे आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह के सरकार में मनमोहन सिंह को ऐसा बोला जाता था कि कहने के लिए तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन डिक्टेट करने वाला, इशारा करने वाला कोई और था। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, सबकी सलाह, सबकी बात सुनेंगे, अधिक से अधिक उन बातों को स्वीकार करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंतिम फैसला आज मेरा होगा और सबको मानना होगा। समझ में आ रहा है? वही बात मैंने भी लिखा होगा कि आंदोलन के नेतृत्व के बारे में जयप्रकाश नारायण का कहना था कि वे सबकी सलाह एवं बात सुनेंगे और वे अधिक से अधिक उन बातों को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मेरा अंतिम फैसला होगा उसे सबको मानना होगा, सबको स्वीकार करना होगा। सही है। चलिए, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो भैया आप अगर मान लेते हैं कि आपको ये चीजें नहीं पता है, नहीं, हम ही को कहा जाए कि आप इस पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, चाहे यहाँ पर क्यों नहीं गए, तो उसका कुछ ना कुछ सिद्धांत हो सकता है कि उससे मैच नहीं कर रहा हो। तो एक दो पॉइंट तो आप जरूर लिख सकते हैं और सिंपल साधारण पॉइंट लिख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उनकी विचारधारा और दृष्टिकोण कम्युनिस्ट विचारधारा से मेल नहीं खाते थे। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्रांति के लिए हिंसा और सत्तावादी तरीकों को प्राथमिकता देती थी, जबकि जयप्रकाश नारायण शांति, सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन के समर्थक थे। तो इन दोनों में मेल नहीं खा रहा था, इसलिए वो सोचे कि नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया था? जो 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण भाषण दे रहे थे, संपूर्ण क्रांति वाला भाषण, वो सचमुच में क्रांतिकारी भाषण था। उसमें उन्होंने नेहरू जी के और जयप्रकाश नारायण की कुछ विशेषताएं बताई। उन्होंने बताया कि गांधी जी जब उनसे कोई बात कहते थे तो लोग नहीं मानते थे, फिर भी गांधी जी उन लोगों को बुला करके बुरा भी नहीं मानते थे और उन लोगों को बुला करके समझाने का प्रयास करते थे। ठीक है, उसी तरीका से जो नेहरू जी हैं, उनके बातों को नहीं माना जाता था, फिर भी वो उस बात को बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन आज के नेता जो है, अगर मान लेते हैं कोई बड़ा नेता है और कोई छोटा नेता है, तो बड़ा नेता जो अगर कोई बात कहता है छोटा नेता को और छोटा नेता उस बात को नहीं मानता है, तो फिर तो बात बिगड़ जाती है। समझाने के वो तो ईगो में आ जाता है कि भाई तूने मेरे बात को क्यों नहीं माना, तेरे को तो मैंने पैदा किया, नेता मैंने तेरे को बनाया, तू मेरे सामने बोलेगा, ये अलग बात है। तो इन चीजों की विशेषता उन्होंने बताई। मेरे बात को समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जेपी अपने भाषण में बापू की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जब मैं नौजवान था तो बापू कोई बात कहते थे तो हम लोग उनकी बात को नहीं मानते थे। ठीक है, वो कहते थे और उनके विचार से जब सहमत नहीं मानते थे, और बापू इस बात का बुरा भी नहीं मानते थे कि इन्होंने मेरा बात नहीं माना। लेकिन आज तो ईगो में लोग ले लेते हैं और हम लोगों को बुलाकर समझाते थे। जेपी अपने भाषण में नेहरू जी की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मैं नेहरू जी का बहुत सम्मान और आदर करता हूं, लेकिन उनके कटु आलोचना भी करता हूं, पर वह इस बात का बुरा नहीं मानते हैं। भैया आलोचना क्या है? अगर आप सही काम करोगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे, बुरा करोगे तो आलोचना करेंगे ही। आलोचना क्या होता है? आलोचक क्या होता है? तो आलोचना का मतलब ये सिंपल बात है, किसी धर्म ग्रंथ, किसी व्यक्ति के बारे में आप जान करके अच्छाई और बुराई को बताना आलोचना कहलाता है, और जो व्यक्ति ये करता है उसे आलोचक कहा जाता है। तो आलोचना का मतलब ये नहीं होता कि केवल बुराई ही करना। अगर आप सही कर रहे हैं तो सही बोलना चाहिए, अच्छा आलोचक है तो, और बुरा काम कर रहे हैं तो आपको बुरा बताना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, आप एक बार इस बात को देख सकते हैं। मैं इसका जो है इस वीडियो को टेलीग्राम लिंक पर आपको सेंड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और जो भी यहाँ बात समझाई जा रही है उसको आपको ध्यान देना होगा। करे कि बंधी हुई मुट्ठी का क्या लक्ष्य है? आपने देखा होगा कि जब भी आप ऐसे मुट्ठी, अभी देखो आप ऐसे मुट्ठी बांधो, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो इस तरीके के मुट्ठी बांधने का, जो बंधी हुई मुट्ठी का क्या लक्ष्य होता है, वो किस चीज को बताती है? तो बंधी हुई मुट्ठी जो है वो क्या बताती है भाई? अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्प रखना, अपने लक्ष्य को हासिल करने की बेताबी रखना, जनता की ताकत का एहसास कराना और किसी भी विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूल करना, इस बंधी हुई मुट्ठी का संकेत होता है और इशारा होता है।
ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यानी भारी वर्ड में नहीं ना बोल रहा है भाई, यानी वर्ड भारी हो जा रहा है, मेरे को भी जोश जुनून आ जाता है, समझे? हम भी क्रांतिकारी विचार रखने वाले व्यक्ति हैं। शोषण करने वालों के खिलाफ आवाज उठाना और न्याय को कायम रखना, हमेशा जो है न्याय को कायम रखना, इस बद्धी हुई मूर्ति का क्या होता है? इशारा होता है, लक्ष्य होता है। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो भैया आपने देखा कि दल विहीन मतलब बिना दल वाला, आज भी राजनीतिक पार्टियां तो दल वाली है, तो दल विहीन और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो दोनों में लगभग सिमिलर है, लेकिन एक बात का अंतर है, वो क्या है भाई? तो दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है वो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है, तथा यह सर्वोदय विचार का राजनीतिक सिद्धांत है। सर्वोदय विचार का राजनीतिक सिद्धांत है, सबका उदय, सबका विकास। किसी राज्य में साम्यवाद जैसे जैसे बढ़ता है, किसी राज्य में साम्यवाद जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे राज्य का क्षय हो जाएगा और अंत में यह राज्य और राज्यहीन हो जाएगा। और दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में यही संबंध है। यानी ये कह रहा है कि जैसे जैसे साम्यवाद बढ़ता है, वैसे वैसे राज्य का क्षय होता जाएगा और अंत में यह राज्य राज्यहीन हो जाएगा। और राज्यहीन होना मतलब जो हो गए, सत्ता जो है वो मतलब बिना पार्टी वाली हो जाएगी। यानी कि जब छोटे छोटे लोग राजनीति में पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो दल विहीन लोकतंत्र हो जाएगा। अब बताइए, अगर पार्टी वाली बात है तो आम आदमी चुनाव कैसे लड़ पाएगा? कोई पार्टी अगर टिकट देगी तो लड़ेगा, और टिकट के तो कीना बेची आप देख रहे हैं कि बोरा से पैसा लेके जाना पड़ता है, करोड़ों में पैसा लेकर के जाइएगा तो आपको कोई पार्टी टिकट देगी। ठीक है, उसके बाद नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हो गई? आपको पता है कि प्राचीन काल में जो नर और नारी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था, साथ रहते थे, साथ शिकार करते थे, साथ खाते थे। लेकिन जब से कृषि का विकास हुआ तब वहां पर क्या हुआ भैया? कृषि के विकास के साथ साथ देखा गया कि नारियों को घर में रख दिया गया और नर बाहर के काम करने लगे। यानी हम कह सकते हैं कृषि के विकास से ही नारी जो है वो क्या हो गई? पराधीन हो गई। तो पुराने समय में पुरुष और स्त्री दोनों एक समान थे, लेकिन जब कृषि का विकास हुआ तो धीरे धीरे पुरुष और स्त्रियों के कार्यों का बंटवारा हो गया, जिसमें नारी घर के काम करने लगी और पुरुष बाहर के कार्यों को पूरा करने लगे। और इस प्रकार के बंटवारे से नारी घर तक सीमित रह गई और उनकी पराधीनता शुरू हो गई। हम कह सकते हैं कृषि के विकास से जो है नारी क्या हो गई? पराधीन हो गई। ठीक है, पराधीनता हो गई, कृषि के विकास से नारी की पराधीनता शुरू हो गई। उसके बाद यहां पर देखिएगा, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? तो प्रेमचंद्र जी जो है, महान लेखक प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि जब नर जो है नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? देवता बन जाता है। और वैसे भी है, जैसे मान लेते हैं किसी की शादी हुई है और वो नर जो है नारी का गुण अपना ले, खाना बनाने में हाथ बटाने लगे, घर के जो नारियों के काम में हाथ बटाने लगे, तो जो उसकी हमसफर है, पत्नी है, उसको प्रेम करेगी, पूजा करेगी। लेकिन अगर ऐसा ना करे तो, इसलिए ठीक भी है, मेरे को लगता है कि जब नर नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है। ये कथन किसका है? तो प्रेमचंद्र जी का है। तो प्रेमचंद्र जी ने सही कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार लिखें। तो भैया बुद्ध ने आनंद जो है, आनंद से कहते हैं कि मैंने जो धर्म चलाया है वो 5000 वर्षों तक चलने वाला था, 5 सहस्र वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब 500 वर्षों तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। महावीर और जो है बुद्ध जो है नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिए थे, इस बात पर उन्होंने कहा था। लेकिन दिगंबर संप्रदाय के जो मुनि थे, महाराज हैं, उसको इस बात को खारिज किए। तो उन्होंने आनंद से इस बात में कहा था कि बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया है वो 5 सहस्र वर्ष चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को मैंने भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। इसलिए जब 5 सहस्र वर्ष की जगह पर केवल 500 वर्ष चलने वाला है। यही उन लोगों के बीच बात हुई थी। रोज कहानी में मालती किताब का क्या करती थी? तो जब वो बचपन में पढ़ती थी तो उनके पिताजी एक किताब ला करके दिए थे और बोले थे कि रोज 20-20 पेज पढ़ना। और ये क्या करती थी? 20-20 पन्ना फाड़ करके
फेंक दिया करती थी। तो हम लोग बोल सकते हैं रोज कहानी में मालती ने किताब का प्रतिदिन 20-20 पन्ना फाड़ते जाती थी, फाड़ करके फेंक देती थी। उसके पिताजी ने कहा था पढ़ना है और ये फाड़ते जाती थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पानी देखें। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मालती के घर का वातावरण कैसा था? तो मालती के घर के वातावरण के बारे में अगर बात करोगे तो मालती के घर जब लेखक गए थे, और वो लेखक जो है मालती के बचपन के मित्र थे, एक भाई भी थे और ज्यादा मित्रता की भावना थी। फिर भी उतने प्रिय व्यक्ति को देखने के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान जो है वो नहीं आई, थोड़ी देर के अंदर मुरझा गई। तो लेखक को लगा कि इस घर में किसी न किसी का जो साया है, साफ है, वो मंडरा रही है। तो उसका घर जो है उदासीन था, नीरस था। आप बोल सकते हैं मालती के घर का वातावरण उदास और नीरस था, जैसे कोई छाया मंडरा रही हो, जैसे किसी सांप की जो है, शराब की जो है वो छाया मंडरा रही है। वो हमेशा व्यस्त रहती थी, दिन रात मशीन की तरह काम करती थी। उसका पति भी निरंतर रोगियों का इलाज करता रहता था, और उनका बेटा भी जो था, उनका बच्चा जो था टीटी, तो वो भी चिड़चिड़ा था। वो हमेशा रोता या सोता रहता था, या तो जगेगा तो रोएगा, नहीं तो सोएगा, सोता या रोता रहता था। इतने प्रिय, जब लेखक गए थे, इतना प्रिय अतिथि आया, फिर भी मालती का मन खिला नहीं, उसके चेहरे पर खुशी नहीं आई, खिला नहीं। इस प्रकार पूरे घर का माहौल नीरस और तनावपूर्ण था, जिसमें शांति और खुशी की कमी थी। आप इसको भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ वर्ड हेर फेर भी कर सकते हैं। उसके बाद मालती के पति का परिचय दें। तो भैया मालती के पति कौन है? तो बोल सकते हैं मालती के पति का नाम महेश्वर था, जो पहाड़ी कस्बे में एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर, रोज डिस्पेंसरी जाना, मरीजों को देखना, गैंग्रीन का ऑपरेशन करना, थक कर घर लौटना, यही महेश्वर की दिनचर्या थी, रोज का काम यही था। तो भैया इनका परिचय आप दे दो। लेखक और मालती के संबंध का परिचय रोज शीर्षक कहानी के आधार पर दीजिए। तो भैया आपने देखा कि अज्ञा जी जो है, लेखक जो है, वो मालती के दूर के रिश्ते के भाई हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये दोनों भाई बहन हैं। तो अज्ञा द्वारा लिखित पाठ रोज के मुताबिक लेखक और मालती के संबंध जो है भाई बहन जैसा है। ठीक है, और लेखक और मालती दूर के रिश्ते के चचेरे भाई बहन थे। दोनों बचपन से ही साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की और बचपन के कई काम एक साथ किए। उनका आपसी व्यवहार भाई बहन से ज्यादा, बड़े छोटे से ज्यादा सखी सखा का था, यानी उन लोगों में मित्रता थी। ठीक है, उनके बीच मित्रों जैसी सहजता थी, मित्रों जैसा था। तो आप इसका भी आंसर आप अच्छे तरीका से इसी में से कुछ काट करके सजा सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, ओके, चलिए। उसके बाद भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थी, क्या चाहते थे भगत सिंह विद्यार्थियों से? तो उनकी अपेक्षाएं जो थी, भगत सिंह को विद्यार्थी से निम्नलिखित अपेक्षाएं थी। देश को आजाद कराने में उनका तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, यानी विद्यार्थियों को देश को आजाद कराने में, जब हमारा देश गुलाम था तब की ये बातें हैं। तो उनका अपील था, उनकी अपेक्षाएं थी कि देश को आजाद कराने के लिए उनका तन मन धन, यहाँ पे कमा होगा, सब कमा लिख दीजिए, तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, और विद्यार्थियों को अलग अलग रहते हुए भी अपने देश के अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान रखना चाहिए। यहाँ पर विज्ञान नहीं होना चाहिए, विज्ञान होगा, ज्ञान हो रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए भैया? तो विज्ञान की जगह पर ज्ञान रखना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ भी आपके देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से नीति सुधार हो रहा है, क्या है, हमारे राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे चल रही है, पढ़ाई के साथ साथ इस पर भी ध्यान आपको रखना चाहिए। उनको हमेशा एक बड़ी क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। छात्रों को, विद्यार्थियों को हमेशा एक बड़े क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी आपने देखा कि खान सर ने एक अच्छा सा प्रोटेस्ट किया, और इसको हम अच्छा प्रोटेस्ट मानते हैं कि किसी तरह का कोई हानि नहीं हुआ, और सरकार को बात माननी पड़ी, और मानना भी चाहिए। ठीक है, चलिए। भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है? भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है? भगत सिंह के मुताबिक देश को ऐसे युवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित करें, और देश को आजाद कराने के लिए, देश की आजादी और उसके विकास में अपनी पूरी उम्र निछावर कर दें, तन मन धन भी लगा दें।
31 जो है, भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। भैया आप भी देखो, मान लेते हैं कि एक विद्यार्थी है जो पठन पाठन में है, उसके अंदर ये जो है, उसके अंदर अपने समाज के सुधार, समाज के विकास, देश के विकास के बारे में अगर बुद्धि विकसित नहीं हो रही है, उसके अंदर इसका ज्ञान नहीं आ रहा, तो जो शिक्षा है वो व्यर्थ ही है। क्योंकि विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है और वो अपने देश दुनिया के बारे में नहीं सोच सकता है, उसके सुझाव नहीं दे सकता है, उसके विकास के लिए काम नहीं आ सकता है, तो जो रेडी लगाने वाले हैं, मजदूर है, वो क्या करेंगे। तो ऐसे शिक्षा तो बेकार ही है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगत सिंह का मानना था कि विद्यार्थियों को आगे चलकर देश की बागडोर संभालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो देश की बागडोर कहा भी जाता है कि जो है छात्र जो है, विद्यार्थी जो है, वो किसी देश के भविष्य होते हैं। कहा भी गया है कि अगर किसी देश का भविष्य जानना चाहते हैं तो उसके स्कूलों और विद्यालयों में जाइए, आपको पता चलेगा उसका भविष्य कहाँ है, उस देश का भविष्य कहाँ है। हमारे यहाँ देख लो, आप देखो सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है। अभी तो देख रहे हैं कि कुछ व्यवस्थाएं सुधर रही है, और सारा बात सरकार पर थोप देंगे तो ऐसा चलने वाला भी नहीं है। भैया मिडिल स्कूल में जाओगे तो आपको क्या मिलता है, खिचड़ी मिलेगा, किताब मिलेगा, पैसा मिलेगा। पढ़ाई के लिए आप ट्यूशन कर लो जी, स्कूल में आपको पढ़ना चाहिए। और कॉलेज में जाओ तो सर्टिफिकेट ले लो, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एडमिशन लो और सर्टिफिकेट लो। तो कॉलेजों में सर्टिफिकेट बंट रहा है और स्कूलों में खिचड़ी बंट रहा है। और आपको नॉलेज चाहिए तो हम जैसे व्यक्ति के पास आओ, ट्यूशन जाओ। ये ठीक नहीं है। तो एकदम सटीक बात कहा गया था कि अगर किसी देश का भविष्य जानना है तो उसके स्कूल और विद्यालय और कॉलेजों में जाकर के देखिए, भविष्य का जो निर्माण है, उस देश का भविष्य का जो निर्माण है स्कूल, कॉलेज और विद्यालयों में हो रहा है। मेरे बात से अगर आप सहमत हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। तो इसीलिए उन्होंने कहा था, क्योंकि भगत सिंह का मानना था कि विद्यार्थी ही आगे चल करके देश की बागडोर संभालेंगे, और वह जब राजनीति में भाग नहीं लेंगे तब वह इस देश को भली भांति नहीं संभाल पाएंगे और देश का विकास रुक जाएगा। और इसलिए विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेनी चाहिए। ओके, चलिए उसके बाद जो है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। तो ये गंगा के उस पर बागी लोग रहते हैं, वो बगावत कर सकते हैं, तो चाहते थे कि चंपारण में जो बागी लोग हैं वो न पहुंचे। हम बहुत वर्षों तक जो है चंपारण पर राज करते रहे, इसलिए उन्होंने जो गंगा नदी पर पुल नहीं बनाए, क्योंकि गंगा नदी पर पुल बनाएंगे तो बागी लोग आएंगे और हमारी जो शासन व्यवस्थाएं चल रही है चंपारण में उसको तहस नहस कर देंगे, इसलिए उन लोगों ने नहीं बनाया। ठीक है, तो गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने इसलिए दिलचस्पी नहीं ली ताकि दक्षिण बिहार के जो बागी विचारों का असर जो है चंपारण में देरी से पहुंचे। ठीक है, लेकिन आज जो है अपने विचार को रखना है तो सोशल मीडिया जिंदाबाद है, लेकिन पहले जो है आपको फिजिकली जाना पड़ता था अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। आज आप अपने विचार को पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां से अपने विचार को पहुंचा सकते हैं। इस तरह से चंपारण पर वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया वाला शासन चलता रहा। बात को आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। चौर और मन किसे कहा जाता है। तो भैया जो गंडक नदी के किनारे वाले जो क्षेत्र था जिसमें पानी भरा होता है उसी को हम लोग ताल कहते हैं। तो जो ताल उथले होते हैं, जो गर्मी के दिन में सूख जाते हैं, उसे चौर कहते हैं, और जो ताल गहरे होते हैं और कभी सूखते नहीं हैं उसे मन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा गया, चंपारण में गंडक घाटी के दोनों ओर विभिन्न आकृतियों के जो ताल झीलें पाई जाती हैं। चौर जो होता है उथले ताल होते हैं जो वर्षा के पानी से भर जाते हैं और गर्मियों में क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो उथले ताल है चौर, और जो है मन, ये गहरे और विशाल ताल होते हैं जो पूरे वर्षा जल से परिपूर्ण रहते हैं और हमेशा जो है वो भरा रहता है, कभी सूखता नहीं है। तो गहरे ताल को हम लोग मन कहते हैं, उथले ताल को चौर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा फटाफट हम लोग आंसर करते हैं। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ाने के लिए क्या कारण है, माने बढ़ने का क्या कारण है। ठीक है, तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का, यहाँ बढ़ाने नहीं होगा, बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, कई कारण हो सकते हैं। तो पहले जंगलों का कटना, तो भैया जंगल कटेंगे तो ऐसे भी दिक्कत होगा। जंगलों में मौजूद पेड़ जल के बहाव को रोकते हैं और जल की
जड़ें पानी को सोख लेती है, और चंपारण में वनों को काटकर जमीन को समतल कर दिया गया, जिससे वहां बाढ़ भयानक रूप धारण कर लेती है। तो अत्यधिक वर्षा भी हो सकता है कारण नदियों के जल स्तर बढ़ जाएगा। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। हम लोग जानते हैं कि बिहार की जो है, बिहार को दो भागों में देखा जाए तो जो दक्षिणी बिहार है वो सूखा से ग्रसित है, और उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है। इसको उचित तरीका से, समुचित तरीका से हम लोग नहर के माध्यम से जल मार्ग को जोड़ दें तो क्या होगा, उत्तरी बिहार के जो एक्सेस पानी है वो दक्षिणी बिहार में जा सकता है। इस चीज पर भी सरकार ध्यान दे रही है और उसको जल्द ध्यान देना चाहिए, इधर बाढ़ भी नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की बाढ़ आने से अच्छी खासी कमाई हो जाती है, इसलिए चाहती नहीं है कि सरकार बाढ़ को रोका जाए। अब देखो, एक देश है नीदरलैंड, उसने समुद्र के पानी को रास्ता मोड़ दिया, और हम लोग है एक नहर नाली वर्षा के पानी के जो है अच्छी तरीका से समुचित व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। हालांकि कर सकते हैं, उसके पीछे भी कई राजनीतिक कारण है। ठीक है, अलग से बात किया जाएगा इस पर, आप देख लो। पुंडलिक जी कौन थे? तो भैया पुंडलिक जी एक शिक्षक थे जो गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानते थे। वह बड़े ही निर्भय व्यक्ति थे। गांधी जी ने उन्हें 1947 ईस्वी के बेलगांव से भितिहरवा भेजा था। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उन्होंने भितिहरवा में एक आश्रम की स्थापना की थी, विद्यालय आश्रम की, ताकि वहां आश्रम में शिक्षा प्रदान करें और गांव के निवासियों को मन से अंग्रेजों का भय दूर करें। क्योंकि ये व्यक्ति निर्भय व्यक्ति था, तो वहां के लोगों के अंदर जो अंग्रेजों का भय था उसको दूर करना उनका काम था। ठीक है, आप देख लीजिए, और इसका पीडीएफ भी जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। उसके लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? तो भैया गांधी जी के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में संस्कार एवं उत्तम चरित्र का निर्माण करना। तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के जो शिक्षा का उद्देश्य था, केवल किताबी कीड़ा नहीं बनो, उनके अंदर, बच्चों के अंदर जो संस्कार और उत्तम चरित्र का निर्माण करना। और गांधी जी ने कहा कि जो बच्चे जीविका के लिए नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि जो ज्ञान वह स्कूल से प्राप्त करेंगे उसका उपयोग हुआ खेती और उद्योगों के कार्यों में करें। तो भैया टेक्निकल चीजें ज्ञान रहेगी तभी तो कर पाएंगे। इस चीज पर जोर देते थे और वो चाहते थे कि ऐसी शिक्षा दी जाए और इस तरीका से बच्चों को शिक्षित की जाए कि उसके अंदर संस्कार और उत्तम चरित्र का निर्माण हो सके। चलिए, वो सदानीरा किस नदी के लिए कहा गया है? तो वो सदानीरा गंडक नदी के लिए कहा गया है। तो वो सदानीरा नाम से जाने जाने वाली नदी का नाम जो है वो गंडक नदी है, यानी गंडक नदी को वो सदानीरा भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। तो धांगड़ शब्द को उराव भाषा में, देखिएगा, धांगड़ उराव भाषा का एक शब्द है। तो धांगड़ जो है उराव भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। उड़ाव शब्द का क्या अर्थ होता है भाई? धांगड़ शब्द का उराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। यह लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज हैं। छोटा नागपुर, ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज हैं। इन लोगों को नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने, नील की खेती के सिलसिले में अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ लाया था। ठीक है, अंग्रेजों ने लाया था। मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो भैया इंडिया पाकिस्तान में अगर बात की जाए, चाहे किसी दो देश में अगर युद्ध चल रहा है तो एक देश का सिपाही दूसरे देश के सिपाही को क्यों मारना चाहेगा? क्योंकि वो समझते हैं कि एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए मैं बोल सकते हैं। तो मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए गया था और दूसरी ओर से सिपाही जापानी सैनिकों के साथ इन लोगों से लड़ने के लिए आया था। मानक और सिपाही अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व कर रहे थे और एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते थे। तो क्या बोल सकते हैं, मानक और सिपाही एक दूसरे का दुश्मन समझते थे इसलिए मारना चाहते थे, ये भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, उसके बाद कह रहे हैं कि मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? तो भैया एक बात बताइए, अगर आप युद्ध भूमि में हैं और आप एक नर्म स्वभाव के व्यक्ति हैं तो सामने वाला पर दया आ जाएगा, नहीं उसको मारोगे तो वो तेरे को मारेगा। अरे युद्ध जब हो रहा है, अगर वो लाठी चला रहा है, वो गोली चला रहा है, तो आपको वहां पर दया भाव दिखाना नहीं चाहिए। आपको उसके साथ जानवरों की तरह सलूक करना ही पड़ेगा, तब आप बचेंगे,
तब आपके देश की रक्षा हो सकती है। नहीं तो वहां पर आप दया करने लगेंगे तो आपकी जीवन की खतरा है, आपके देश खतरे में चला जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मानव स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर इसलिए कहता है क्योंकि वह ऐसा कहकर स्वयं के बारे में यह बताना चाहता है कि यदि वह दुश्मन को नहीं मारेगा तो दुश्मन उसे मार देगा। एक सिपाही को वहशी और जानवर होना पड़ता है ताकि वह दुश्मन पर किसी भी तरह का रहम न कर पाए। यदि वह दुश्मन पर रहम करेगा तो दुश्मन उस पर हावी हो जाएगा और उसको मार देगा। सही बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बात करते हैं। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वह डाकियों की राह क्यों देखती है? तो भैया किसकी प्रतीक्षा है? तो बिस्नी और मुन्नी को मानव की प्रतीक्षा है। मानव बिस्नी का जो है बेटा है, मुन्नी का भाई है, प्रतीक्षा है। और वह उसकी चिट्ठी आने के इंतजार में डाकिया की राह देखा करती है कि डाकिया आएगा तो जो उसका मानक भाई है मुन्नी का, वो चिट्ठी भेजा होगा अपने बारे में सकुशल मंगल का, उसके लिए उनका इंतजार था। कुंती का परिचय दीजिए। तो कुंती जो है इस आपने देखा इस कहानी के अंदर सिपाही के माँ में वो कौन है भैया? तो एक पड़ोसी की भूमिका में है। तो आप बोल सकते कुंती सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में एक प्रमुख पात्र है। वह एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। यद्यपि कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए है, थोड़े समय के लिए, तब भी उसे थोड़े में आका नहीं जा सकता है। वह बिस्नी की पुत्री मुन्नी के विवाह के लिए चिंतित है। वो कहती है कि मुन्नी का विवाह कब करोगी, इतनी बड़ी हो गई है। समाज में भी ऐसा होता है। वह स्वयं मुन्नी के लिए घर खोजने की बात करती है। उनकी मुन्नी के विवाह के लिए घर बार खोजने की बात करती है। वह बिस्नी की संतावना भी देती है कि देख ठीक है, जो आ जाएगा तेरा बेटा जो मानक है वो युद्ध से आ जाएगा। तो पड़ोसी का भी काम है अगर सुख दुख में साथ देना, संतावना देना। बिस्नी के पुत्र मानक के बर्मा से सकुशल लौटने की बात करती है। ठीक है, यहाँ पर एक बात है कि विवाह की बात हुई है। तो मैं भी आपको बता दूं कि आज गांव समाज में जो है अभी खरवास चालू हो गया है, तो लगन खत्म हो गया है। लेकिन मैं आप सभी जो भी बुजुर्ग लोग अगर मान लेते हैं वीडियो आपके सामने आ जाए, तो मैं उन लोगों से कुछ बात कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने लड़की के लिए बर ढूंढते हैं ना, तो बर ढूंढने का एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो जब भी आप अपने बेटी, अपने बहू, अपने पुत्री या अपने बहन के लिए जब उसके हम सफर ढूंढने जाते हैं, तो पहले आपको क्या देखना चाहिए? बर, उसके बाद घर, उसके बाद जर। ये तीन चीज हमने बोला कि अगर आप अपने बेटी या अपने बहन के लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं, विवाह के रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, तो पहले देखें बर, उसके बाद देखें घर, पहले देखें बर, उसके बाद जर, उसके बाद घर। तो बर क्या होता है? आप देखो कि लड़का कैसा है, उसके पास नॉलेज है कि नहीं है, आपके जो बेटी है या आपकी जो बहन है उसका पालन पोषण ठीक से कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो किस तरीका का है, उसका कैरेक्टर क्या है। आप दहेज में पैसा खर्च कर देते हैं, उस लड़के के बारे में तलाश कीजिए कि वो किस तरीका का लड़का है। दूसरा जो है उसका जर देखिए कि करारी है कि फरारी है, यानी कि वो माने पुराना व्यक्ति है कि कहीं से आ करके बसा है, किस तरीका का है, उसके जो पुराने माने प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा रहा है, इन सब चीजों के बारे में देखें। उसके बाद में देखें घर कि कैसा है, अच्छा है, 2 ताला है कि 3 ताला है कि एक रहता है। ये सारा चीज सब्सिडी ये बन जाएगा, हो सकता है लड़का अगर बढ़िया है। तो मैं कहूंगा कि पहले देखे बर, फिर देखे जर, उसके बाद देखे घर। ठीक है, बर इंपॉर्टेंट है। सही है, चलो आगे मन में तो बता दिया, कोई बात नहीं है, हम भी महान व्यक्ति है ना। चलो कोई बात है। बिस्नी कौन है? इसको किसकी प्रतीक्षा है? तो बिस्नी जो है वो मानक की माँ है, मानक की माँ है, और उनको मानक सिपाही जो है उनकी प्रतीक्षा होती है। बिस्नी मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी सिपाही की माँ एक प्रमुख पात्रा है। बिस्नी सिपाही मानक वर्मा यहाँ पर गड़बड़ है। तो बिस्नी को जो है, बिस्नी को मानक की प्रतीक्षा है कि उसका जो बेटा है युद्ध से कब लौटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गलत है, लेकिन आप ध्यान दो, मैंने बोला कि बिस्नी जो है वो मोहन राकेश के द्वारा लिखित सिपाही की माँ एकांकी का एक प्रमुख पात्र है, और उसे जो है अपने बेटे मानक की प्रतीक्षा है कि मेरा बेटा युद्ध से कब घर लौटेगा। ठीक है, नामवर सिंह किन किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते थे? नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते थे? भाई नामवर सिंह जगत, प्रकृति और विविध रूप रंगों से युक्त कविताओं को क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, बहुत अच्छा है। प्रगीत क्या है? तो प्रगीत जो है, प्रगीत लिरिक काव्य की एक विद्या है।
लिरिक्स जो है लयबद्ध, जो है लयबद्धता है। प्रगीत जो है लिरिक काव्य की एक विद्या है। इसमें कवि की व्यक्तिकता और आत्मपरकता दोनों की भावनाएं होती है। प्रगीत की कविताएं छोटी होती है और इनमें किसी खास पल की आत्मप्रता की भावना को अभिव्यक्त किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न जो है, प्रगीतात्मकता का अर्थ आलोचकों की दृष्टि में क्या है, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो आलोचकों की दृष्टि में, दृष्टि थोड़ा सा गलत है, आलोचकों की दृष्टि में प्रगीतात्मकता से तात्पर्य रचनाओं में भावनात्मक गहराई, लय और सौंदर्य से है। प्रगीतात्मकता का जो अर्थ है, तात्पर्य है रचनाओं में भावनात्मक गहराई, लय और सौंदर्य से है। यह व्यक्तिगत भावनाओं और कल्पना और आत्मव्यक्ति का संगम है। इसमें संक्षिप्तता माने जो होता है शॉर्टनेस, संक्षिप्तता के साथ साथ गहन अर्थ प्रकट करने की क्षमता होती है, जो पाठकों के मन में गहरा प्रभाव डालती है। जो पाठकों के मन में क्या है, गहरा प्रभाव डालती है। डायरी क्या है? डायरी क्या है? डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्तित्व द्वारा लिखी एक संग्रह है। तो भैया डायरी क्या है? किसी साहित्यकार या व्यक्ति के द्वारा लिखित एक ऐसा संग्रह है जिसमें वह अपने जीवन के अनुभव और अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों के बारे में बड़ी सच्चाई के साथ लिखता है। और डायरी लिखना बड़ी डिफिकल्ट है। आपके जीवन में बहुत ऐसे घटनाएं घटती है, आपके जीवन में कुछ ऐसे राज होते हैं जो आप दूसरे को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब डायरी लिखा जाता है तो उन सारे चीजों के, उन सभी बातों को हूबहू उसी तरीका से उसको मैंने घटनाएं जो है वो सच्चे रूप में लिखा जाता है। जब ऐसी घटनाएं लिखना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उस राज, बहुत सारे आपके जीवन में ऐसे राज होंगे जिसको आप रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, दूसरों को नहीं बताना चाहते हैं। तो जब उसको लिख दोगे तो कोई पढ़ लेगा तो बवाल हो जाएगा। नहीं, इसलिए डायरी लिखना मुश्किल है, आसान नहीं है। तो डायरी लिखा जाना क्यों मुश्किल, आगे भी प्रश्न भी आ गया, डायरी लिखा जाना क्यों मुश्किल है? तो डायरी लिखा जाना वाकई में मुश्किल है, क्योंकि इसमें सभी घटित घटनाओं को बिल्कुल सही सही रूप में वर्णित करना होता है। और डायरी में लिखित सभी बातें सच्ची होनी चाहिए। और इसके अलावा डायरी में लिखे शब्द और अर्थ में उदासीनता कम रहती है। भैया तो मुश्किल तो है ये है। अब चलो हम लोग देखते हैं, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है। तो लेखक के अनुसार सुरक्षा सूरज की रोशनी में है, चुनौतियों का सामना करने में है और सफलता के लिए मेहनत करने में है। लेखक डायरी को इस रूप में देखना चाहते हैं। डायरी को इस रूप में क्या करना चाहते हैं? देखना चाहते हैं। बिल्कुल। धरती का क्षण से क्या आशय है? धरती का क्षण से क्या आशय है? तो डायरी लेखन में जिस पल शब्द, देखिएगा, डायरी लेखन में जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, डायरी लेखन में जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होता है। वह धरती का क्षण होता है। इस क्षण में रचना अपनी जड़ पा लेती है। इस क्षण में अपनी रचना जो है क्या पा लेती है? जड़ पा लेती है। इस चीज को आप देख लीजिए। लेखक को अब तिरिच का सपना नहीं आता है, क्यों? आपने देखा कि इसमें तिरिच जो है, तिरिच पाठ में लेखक को तिरिच की सपना आती है, तो अब क्यों नहीं आ रही है? तो क्योंकि उसे अब सपने के सत्य हो जाने का भय नहीं है। सपने के सत्य हो जाने का भय नहीं है। पहले लेखक को यह भय रहता था कि उसका सपना सत्य हो जाएगा। हमेशा वो सपना इसलिए देखा करता था कहीं यह सपना जो तिरिच काट न ले, ऐसी जो उनके विचार चल रहे थे सपना में वो देख रहा था, वो सत्य ना हो जाए, उसकी डर रहती थी। लेकिन अब डर खत्म हो गया है, इसलिए वह सपने आते थे। अब लेखक को पता चल गया है कि वह एक सपना है, जो आंख के खुलते ही सपना रह जाता है। सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद उसको सपना नहीं आता है। चलिए, तिरिच किसका प्रतीक है और इसके लेखक कौन है? तो भैया तिरिच जो है, समाज में बुराई कुरीतियां जो चल रही है उसका एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किया है। तिरिच कहानी को पढ़ोगे तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। तिरिच कहानी के लेखक जो है उदय प्रकाश है। यह कहानी मनुष्य के संवेदनहीनता, आपने देखा कि उनको तिरिच काटा हुआ है, लोग फिर भी उसको कोई छू नहीं रहे हैं।
तो ये जो समय आज भी देखोगे, आप शहर में चले जाओगे, यहाँ तो आप रो दोगे घर में तो 5 आदमी आ जाएंगे, लेकिन शहर में कहीं गिर गए हो, मरा जाओगे तब भी कोई आने वाली नहीं है। धीरे धीरे जो शहरों के अंदर जो है एक दूसरे के प्रति एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति जो संवेदनशीलता है वो कम हो रहा है, घट रहा है। इस चीज को भी रिप्रेजेंट किया है, संवेदनहीनता और शहर के आतंक को दर्शाया है। कहानी में तिरछ एक प्रतीक है जो समाज में व्यक्त विकृति का प्रतिनिधित्व करता है। लेखक के मुताबिक मानव की हिंसक और दानवी प्रवृत्तियां तिरछ यानी बिस्खोपड़ा, बिस्खापड़, जहरीला जंतु से है, ठीक है, जंतु के जहर से ज्यादा घातक है। तो हमारे समाज में जो चल रहा जो है मानव की जो हिंसात्मक व्यवहार है, जो क्या है संवेदनहीनता है, एक मनुष्य के दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो घटते जा रहा है, उसको इन्होंने बात को बताया है। ठीक है, चलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एकदम सिंपल में लिखना होगा तो तिरछ छिपकली की प्रजाति का एक जहरीला जीव है जिसे बिस्खापड़ भी कहा जाता है। कहानी में तिरछ प्रचलित विश्वास और रूढ़ियों का प्रतीक है। लेकिन ऊपर वाला ही लिखोगे अच्छा है। अब लास्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है, और 2 प्रश्न है 3। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? तो जीवन में अनुभवों के ऊंच शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है। अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत रहता है। गहराई से इसकी अद्भुत सौंदर्य क्षमता का अनुभव तभी एहसास कर पाता है जब वह प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है। ठीक है, आपको किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। जहां भय है वहां मेधा नहीं, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। क्यों? अगर आप किसी काम को करते हैं और आपको उसके अंदर डर है तो आप अच्छे तरीका से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपने मन से उस डर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। क्यों करे कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती? यह उक्ति शिक्षा पाठ से ली गई है, जो शिक्षा पाठ है उससे ली गई है। इस उक्ति का मतलब मनुष्य अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पाता है। जब उसको भय रहेगा तो अपने काम को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पाता है और उसके अंदर असफलताएं एवं हानि का डर लगा रहता है, और इसलिए जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है। यानी भय और मेधा दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। लास्ट जो है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा का क्या अर्थ है और इसके क्या कार्य हैं आपको बताने हैं, स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा का अर्थ जो है अपने आप को जीवन के सत्य से परिचित करना होता है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ क्या है? अपने आप को जीवन के सत्य से परिचित कराना होता है। शिक्षा का कार्य संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करना एवं स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करना होता है। शिक्षक अर्थ केवल नौकरी एवं व्यवसाय को योग्य बनाना, शिक्षा अर्थ केवल नौकरी और व्यवसाय के योग्य बनाना नहीं बल्कि समाज को सुधारना होता है। तो यहाँ पर शिक्षक हो गया है, शिक्षा कर देंगे। वैसे भी शिक्षक या गुरु वही, तो गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे, तराश दे हीरे की तरह तुमको, दुनिया के रास्तों पे चलना सिखा दे, कर दे कायाकल्प तुम्हारा, सच और झूठ से साकार करा दे, हमेशा दिखाए सच्चा मार्ग तुम्हें और हार कर जीतने की हुनर सिखा दे। गुरु वही जो जीना सिखा दे और आपकी आपसे पहचान करा दे। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश जुनून के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या किसी भी आप क्लास 12th या 10th के लिए नोट्स चाहते हैं, बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। उसके लिए आपको मेरा एक नंबर नोट करना होगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो आप नंबर भी नोट कर सकते हैं। नंबर जो है वो क्या है, 8804591897। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप
और अपना स्टेटस जरूर लगा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।